बढ़िया सबसे। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए, आज 12th का लिटरेचर का क्लास है और इसमें हम लोग एक पोयम पढ़ने वाले हैं जिस पोयम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। एक्चुअली में ये पोयम जो है वो आपका रेनबो पार्ट 2 का जो बुक है उसमें दूसरे नंबर पे ये पोयम आता है। तो ये पोयम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसे लिखा गया है वॉल्ट विटमन के द्वारा। बहुत सारे लोग इसे विटमैन नहीं, वॉल्ट विटमन है ना, ये इनका टाइटल है, इनके द्वारा ये पोयम लिखा गया है। इससे पहले तक हम लोग बहुत सारे और पोयम पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम लोगों ने शुरू किया था माई ग्रैंड मदर हाउस से। तो माई ग्रैंड मदर हाउस जिसे लिखा था कमला दास ने। उसके बाद हम लोगों ने पोयम पढ़ा स्नैक जिसे लिखा था D.H. लॉरेंस ने। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक और पोयम पढ़ा फायर हिम जिसे लिखा था के एंदारूवाला ने। फिर हमने पढ़ा मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जिसे लिखा था T.S. एलियट ने। उसके बाद हमने पढ़ा द सोल्जर जिसे लिखा था रपर्ट ब्रूक ने। फिर हमने पढ़ा एन एपिटाफ जिसे लिखा गया था वॉल्टर डे ला मेयर के द्वारा। फिर हमने एक और पोयम पढ़ा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जिसे लिखा गया था W.H. ओडेन के द्वारा। और ये जो पोयम है इसे हम पढ़ रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जिसे लिखा गया है वॉल्ट विटमन के द्वारा। ठीक है बेटा, चलिए अब इस पोयम के बारे में हम लोग जानेंगे। छोटी सी कविता है, काफ़ी खूबसूरत पोयम है, लेकिन पोयम को जानने से पहले सबसे पहले हम इस पोयम के ऑथर, इस पोयम के पोएट जिनका नाम है वॉल्ट विटमैन, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, आपको ये सारे पोयम्स की जो वीडियोस है वो मिल जाएगी। आप YouTube पे जाके प्लेलिस्ट में आप देखिएगा तो रेनबो पार्ट 2 के नाम से एक फाइल बनी हुई है, उसी में सारे पोयम्स की वीडियोस आपको अवेलेबल है। चलिए फिलहाल इस पोयम को एनालिसिस करते हैं, देखते हैं वॉल्ट विटमैन के जीवन के बारे में कि वॉल्ट विटमैन का लाइफ कैसा रहा। कह रहा है बेटा कि वॉल्ट विटमैन जिनका जन्म 1819 मतलब 1819 में हुआ और मृत्यु 1892 में, ये इनका जीवन काल है। द पीपल्स पोएट, पीपल मतलब लोग होता है, मतलब इन्हें जाना जाता था जन कवि, लोगों के कवि के नाम से इन्हें जाना जाता था, पीपल्स पोएट के नाम से। ठीक है, तो अब बोला जाएगा कि भाई पीपल्स पोएट के नाम से किसे जाना जाता है, तो अब क्या कहेंगे वॉल्ट विटमैन। एक एक लाइन को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहां से देखो, करे कि वॉल्ट विटमैन इज मतलब वॉल्ट विटमैन है ना। परहैप्स का मतलब संभवतः, मतलब क्या कह रहा है कि वॉल्ट विटमैन है संभवतः। द मोस्ट मतलब सबसे अधिक, इंडिविजुअलिस्टिक मतलब व्यक्तिवादी, लिटरेरी फिगर मतलब साहित्यकार। मतलब कह रहा है कि वॉल्ट विटमैन है संभवतः सबसे अधिक व्यक्तिवादी साहित्यकार। नहीं आ रहा समझ में? दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड, जो अमेरिका में आज तक पैदा हुए। करे कि अमेरिका में जितने भी व्यक्तिवादी साहित्यकार पैदा हुए हैं, उन व्यक्तिवादी साहित्यकारों में से सबसे बड़े व्यक्तिवादी साहित्यकार बेटा कौन है? वॉल्ट विटमैन। अब यहां पे बेटा एक क्वेश्चन ये समझना है कि सर आखिर व्यक्तिवादी का मतलब होता क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब क्या होता है, इस चीज को हमें समझना है। बोलो। जैसे देखो, कोई व्यक्ति है वो लोगों को धर्म के आधार पर देखता है तो वो धर्मवादी हुआ। कोई व्यक्ति है वो लोगों को जाति के आधार पर देखता है तो वो जातिवादी हुआ। कोई व्यक्ति है जो लोगों को रंग के आधार पर देखता है तो वो रंगवादी हुआ। उसी तरह जो व्यक्ति सारे दुनिया के इंसानों को एक व्यक्ति की तरह देखे, एक इंसान की तरह देखे, वो कैसा हुआ बेटा? व्यक्तिवादी। मतलब वॉल्ट विटमैन का मानना है बेटा कि दुनिया में जितने जाति के लोग हैं, जितने धर्म के लोग हैं, जितने संप्रदाय के लोग हैं, सारे लोग क्या हैं? एक समान है, एक इंसान है। अच्छा, हम लोगों की सबसे बड़ी खासियत तो यही है ना कि हम क्या है? एक इंसान है। हम अजय सर बाद में हैं, आप मेरे स्टूडेंट बाद में हैं, वो तिवारी जी बाद में हैं, वो मिश्रा जी बाद में है, वो यादव जी बाद में है। सबसे पहले हम लोग क्या है? एक इंसान है। तो जो लोग
इंसानियत की सोच पे चलते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवादी। और ये वॉल्ट व्हिटमन एक कैसे कवि हैं बेटा? व्यक्तिवादी साहित्यकार है, व्यक्तिवादी कवि है। बोलो बात समझ में आई है? आगे देखते हैं। कह रहे कि ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया वर्किंग, काम करना, एज अ कारपेंटर, किस चीज के रूप में? एक बढ़ई के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया। बिफोर हीज 12th बर्थडे, अपने 12वें जन्मदिन से पहले, मतलब वो 12 साल के भी नहीं हुए थे, उसके पहले से ही उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? काम करना शुरू कर दिया। और किस चीज का काम? बढ़ई का काम। ऐसे आप देख सकते हैं कि इनका जीवन जो है वो काफी कठिनाइयों से भरा हुआ है। कह रहे बेटा कि ही ऑल्सो वर्कड, उन्होंने और भी काम किए एज अ प्रिंटर, एक छपाई कर्मी के रूप में। जो लोग छपाई का काम करते हैं उसे प्रिंटर कहते हैं। साथ ही साथ किस चीज़ के काम किए? टीचर के रूप में। एंड एडिटर, एक संपादक के रूप में। एंड वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर, जब अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ा था, गृह युद्ध छिड़ा था, तब वो एक वॉलंटियर नर्स, एक स्वयं सेवक की तरह उन्होंने वहाँ पर लोगों की सेवा की थी, काम की थी। तो ये देख सकते हैं कि आप वॉल्ट व्हिटमन का जीवन जो है वो बड़ा ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत अमीर फैमिली में पैदा हुए, इन्होंने बचपन से ही संघर्ष करना शुरू कर दिया था। कह रहा है कि व्हिटमन्स पोइट्री, जो व्हिटमन की कविताएं हैं, ऑल ऑफ विच, सारी कविताएं, इज कलेक्टेड, उसको संग्रहित किया गया है इनकी पुस्तक में, जिस पुस्तक का नाम क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास। करे लीव्स ऑफ ग्रास में इनकी सारी कविताओं को रखा गया है। इज नोन फॉर, और ये कविताएं जानी जाती है किस लिए? इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम। कह रहा है कि इनकी कविताएं जो है ये जानी जाती है स्वतंत्र लय के लिए और लय की कमी के लिए। मतलब इनकी कविताओं में कोई लय नहीं है, कोई भाव नहीं है, स्वतंत्र है। नहीं आ रहा समझ में? जैसे कि बचपन में हमने एक कविता पढ़ा था, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर लाख संकट तूफानी में, डिगो ना अपने प्रण से प्यारे, सब कुछ पा सकते हो तुम भी ऊंचा उठ सकते हो, छू सकते हो नभ को तुम। एक सांस में मैंने शुरू किया और एक सांस में खत्म। लय है कविता में। लेकिन अब आप 12th क्लास में हैं, जब आप हिंदी के पाठ्य पुस्तक दिंगत को पढ़िएगा और उसमें आप कविता पढ़िएगा तो आपको लगेगा नहीं कि कविता है, वो ऐसा कविता है कि जो लगेगा कि कहानी की तरह, ना उसमें कोई लय है ना कोई भाव है। बिल्कुल इनकी भी कविताएं ऐसी ही होती थी, इनकी कविताओं में कोई लय नहीं होता था। करे व्हिटमन फर्स्ट पब्लिश्ड इट, जो व्हिटमन थे उन्होंने पहले प्रकाशित किया इट मतलब किसको? लीव्स ऑफ ग्रास को। व्हिटमन ने सबसे पहले अपने किताब, जिस किताब में इनकी सारी कविताएं थी, उस किताब का क्या नाम है? उस किताब को प्रकाशित किया एट हिज ओन एक्सपेंस, खुद के खर्च पे। अपना जो पैसा रखा था उसे खर्च किया और 1855 में इन्होंने अपनी किताब लीव्स ऑफ ग्रास को पहली बार प्रकाशित किया। लेकिन क्या हुआ बेटा? करे कि हाउएवर द फ्री फ्रॉम ऑफ द पोएम्स, करे जैसा कि इनकी जो कविता थी, हाउएवर फ्री फ्रॉम द पोएम्स, वह कविता के भाव से मुक्त थी। मतलब इनके कविता में कविता जैसा भाव था ही नहीं। बताया ना अभी कि कविता कैसी थी? स्वतंत्र लय की। इनके कविता में कविता के जैसा भाव था ही नहीं। एंड द जॉयफुल डेडिकेशन, और इनके कविता में एक जॉयफुल मतलब हर्षित, डेडिकेशन मतलब समर्पण था किसके प्रति? टू द इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्णता ऑफ द इंडिविजुअल, किसके प्रति? व्यक्ति के प्रति, व्यक्तियों के प्रति एक समर्पण था। और इसलिए वे आर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट, शुरू में इनकी कविता को बहुत अच्छे तरह से स्वीकार नहीं किया गया। मतलब इन्होंने खुद के पैसा लगा के जो अपना पुस्तक छापा, उस बुक को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट किया गया, क्योंकि लोगों का कहना था कि इनकी जो कविताएं हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी कविताओं में कविता का भाव ही नहीं है। तो और वहां पर भी इन्होंने किस चीज की बात की? व्यक्तिवादी। मतलब इनका मानना था कि सारे लोग क्या है? इक्वल है, समान है। अभी आपको कुछ दिन पहले एक चैप्टर हिंदी का आपने पढ़ा था, जूठन, हिंदी 12th क्लास का चैप्टर है,
आपने उसमें देखा कि हमारे समाज में कितना ज़्यादा ऊंच नीच का भाव है, नहीं है जी? अच्छा, आप अपने बाबूजी को जाकर बस इतना बोलो, बाबूजी देखिए, ये मान लो कि मिश्रा जी हैं और वो जाकर बोले बाबूजी देखिए मिश्रा जी और पासवान जी दोनों एक ही बात है। अब आपके बाबूजी डंडा उठाकर आपको इतना पीटेंगे कि आप ठीक हो जाइएगा। नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारा समाज में आप जैसे जैसे पीछे चले जाइए, आप 1985 में चले जाइए, आप 1900 में चले जाइए, आप 18वीं शताब्दी में चले जाइए, वैसे वैसे हमारे समाज में जातिवाद, धर्मवाद जघन्य था, जकड़ा हुआ था। और इन्होंने क्या कहा कि सारे लोग जो है वो क्या है, इक्वल है, एक है। तब बताओ, इनको तो सारे लोग विरोध करेंगे ना भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इनफैक्ट वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इनके जो कविताओं का संग्रह था, जिस किताब का क्या नाम है, लिप्स ऑफ ग्रास, कॉस्ट इनकी जो कविताओं का संग्रह था लिप्स ऑफ ग्रास कॉस्ट, उसकी कीमत इनको क्या चुकानी पड़ी, विटमन हिज जॉब, इनको इनकी नौकरी से क्या कर दिया गया, कह रहा कि एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सीन, क्योंकि इस कविता को क्या माना गया, बोला गया फालतू कविता लिखा है। समझ में आ रहा है? गैलीलियो ने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोल है। अब उस समय जो वहाँ का राजा था, समझ में आ रहा है ना, वो बोला बेटा ये बहुत बहका रहा है समाज को, है ना, कह रहा है पृथ्वी गोल है। एक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और उससे पहले लोग क्या जानते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा सत्य बात किसी ने कहने का उस समय का जो राजा था उसे पकड़ता था, बहुत पीटता था, है ना, और पीट के या तो उसको मृत्यु दंड दे देता, ऐसे कुछ कर देता, है ना। जैसे कि सुकरात, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े दार्शनिक थे। वहाँ के जब उन्होंने लोगों को सत्य पढ़ाना सिखाया तो वो वहाँ का राजा था, वो बोला कि अंधविश्वास सिखा रहा है सबको, है ना, और उसको जहर का प्याला दे के मार दिया। तो इन्होंने कितनी नई बात कही थी, नहीं की थी बेटा। 1881 में या 1855 में ये कह देना कि सारे जाति जो है वो, जातियाँ तो है ही नहीं, जाति नहीं है, धर्म नहीं है, सब लोग इंसान है और सारे इंसान क्या है। अब कितना बवाल वाली बात है बेटा, सोचो कि कितना हिम्मत होगा बेचारे के पास। नौकरी से भगा दिया गया, लेकिन इन्होंने अपना इरादा नहीं बदला। इन 1881 में आफ्टर मेनी एडिशंस अपने किताब के, देखो अब 1855 में पहली बार छापे और उस समय से लेकर 1881 तक कई बार इन्होंने अपने किताब का प्रयास किया, छापा, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुए। कह रहा है कि आफ्टर मेनी एडिशंस, कई एडिशंस के बाद लिप्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर। लिप्स ऑफ ग्रास को अंततः एक पब्लिशर मिल गया। पब्लिशर मतलब प्रकाशक, जो अपने पैसे पे किताब को छापेगा, अपना पैसा लगा के प्रचार करेगा, अपना सेलिंग टीम रख के उसको बेचवाएगा, और उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो राइटर को दे देगा। समझ में आ रहा है ना? तो इनको एक प्रकाशक मिल गया, विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड, जिन्होंने ये इच्छा जताई कि देखिए मैं आपके किताब को प्रिंट करूंगा और बिना कटनी छटनी के। ऐसा नहीं कि प्रकाशक नहीं मिले थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि देखो भाई किताब छापेंगे, लेकिन उसमें से ये वाली चीज़ हटा दो, है ना। जैसे फिल्म होता है ना, अब फिल्म को सबसे पहले भेजा जाता है बोर्ड के पास, सेंसर बोर्ड जिसे कहते हैं, और वो फिल्म देखा, यदि उसको ठीक लगा कि कोई ऐसा सीन नहीं है जो भड़काऊ है या ख़राब है, तो फिल्म को पास कर दिया। यदि कुछ ख़राब लगा तो फिल्म वाले को बोला कि भाई इसको काट के हटाओ। आ रहा समझ में? तो जैसे कि पहले एक फिल्म आई थी पद्मावती, तो बहुत उस पर बवाल हुआ, तो फिर फिल्म बोर्ड ने कहा कि पद्मावती नहीं भाई, कुछ और नाम रखो, तो फिर उन्होंने कहा पद्मावत। आ रहा समझ में? नहीं आया समझ में? तो ऐसे ही इनको एक किताब वाला मिला, जिन्होंने तैयार हो गया पब्लिशर, और बोला चलो भाई मैं इस किताब को बिना कटनी छटनी के छाप दूंगा। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन, करे कि इस कविता का जो कलेक्शन था, वेयर इंथ्यूजियास्टिकली रिसीव्ड, करे कि इस कविता का जो अनुवाद था, इनकी किताब का जो अनुवाद था, एंथ्यूजियास्टिकली मतलब काफ़ी उत्साहपूर्वक रिसीव, स्वीकार किया गया। कहाँ पे? यूरोप में। इनकी ये किताब जो है वो यूरोप में खूब चली। बट विटमन रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका, लेकिन ये अमेरिका में इनकी अभी भी प्रशंसा, अमेरिका के लोगों ने इन्हें अभी भी नहीं स्वीकारा। ऐसा नहीं कहा जाता अक्सर कि बाहर जीत जाता है लोग और घर में आ जाते हैं, वही बात है। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, कह रहा है कि ये प्रशंसा भी इनको मिला, लेकिन कब मिला? जब इनकी क्या हो गई,
मृत्यु हो गई। दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन, इन्होंने अपने प्रशंसा को विन, जीता। किसी ने इनको प्रशंसा किया नहीं, इन्होंने लोगों को बाध्य कर दिया प्रशंसा करने पे, और इन्होंने अपने प्रशंसा को जीता। इन अमेरिका, अमेरिका में किस लिए? फॉर हिज ओरिजिनल, इनके सच्चे एंड इनोवेटिव नए एक्सप्रेशन, मतलब भाव के लिए। अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, जो इन्होंने अमेरिकी व्यक्तिवाद पे अपने सच्चे और नए भाव दिए थे, उस भाव के लिए इनको प्रशंसा भी मिला, लेकिन तब मिला जब इनकी क्या हो गई थी? हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनके जो महत्वपूर्ण कार्य है, इंक्लूड, उसमें शामिल है लीव्स ऑफ ग्रास, जिसको 1855 में लिखा, एंड ड्रम टैप्स, जिसको 1866 में लिखा। ये इनके दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। नहीं आ समझ में? तो ये था वॉल्ट व्हिटमैन की जीवनी, ये था वॉल्ट व्हिटमैन का लाइफ। अब हम पोयम को पढ़ेंगे, और बेटा अपने पोयम का नाम तो आप जानते ही हैं क्या है? सॉन्ग ऑफ। तो सॉन्ग का मतलब क्या होता है? गीत, गाना। ऑफ का मतलब होता है काके की, है ना जी। और माई सेल्फ का मतलब क्या होगा? स्वयं को, मतलब खुद का गाना या खुद का गीत, यही ना जी, खुद का गाना या खुद का गीत। तो अब इन्होंने कहा भाई कि देखो यार, ये जितने भी लोग हैं उसमें से सबका खुद का अपना गीत है। अच्छा जरा सोचो कि क्या आप अपना गीत गाते हैं? अपना गीत गाने का मतलब गाना मत समझना, आपकी अपनी जीवन है, क्या वो अपनी है? बाबूजी बोले हैं ये करना है, मौसा बोले हैं ई करना है, फूफा बने हैं ये करना है, बोलो। धर्म कहता है ये करना है, जाति कहती है ये करना है, पता नहीं क्या क्या, बोलो भाई। तो क्या आपका अपना गीत है? नहीं। लेकिन इसमें, इस पोयम में वॉल्ट व्हिटमैन आपको खुद का गीत सिखा रहे हैं, और खुद का गीत आप कब गा सकते हैं ये भी बता रहे हैं। आइए जानते हैं कविता को वॉल्ट व्हिटमैन के शब्दों में। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। बोलना है आप लोगों को, मैं जब बोलूंगा तब। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सिंग माई सेल्फ, and what I assume, you shall assume, for every atom belonging to me as good belongs to you। आ रहा समझ में? अब एक एक लाइन को समझते हैं, क्योंकि लेखक ने कहा कि देखो भाई, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को जश्न के रूप में मनाता हूँ। हम लोगों को जश्न मनाने के लिए अवसर चाहिए ना, बर्थडे हुआ तो, एनिवर्सरी हुआ तो, बोले नहीं नहीं मुझे नहीं, मैं खुद ही जश्न हूँ और मैं खुद को ही मनाता हूँ। हाँ, और बोला क्या? एंड आई सिंग माई सेल्फ, और मैं खुद को ही, गाने के लिए मुझे गीत नहीं चाहिए, मैं ही हूँ, मैं ही खुश हूँ अपने आप में। और अगला लाइन तो कमाल का लेखक कह रहा है, एंड वॉट आई अज्यूम, और जो मेरा मानना है, यू शैल एज्यूम, तुम वही मानोगे। कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि जो मेरा मानना है वही तुम्हारा मानना है, ऐसा नहीं कह रहा है। जो मेरा मानना है तुम भी वही मानोगे, मानना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? कह रहा है कि फॉर, क्योंकि एवरी एटम, हर कण, बिलोंगिंग टू मी, जिससे मैं बना हूँ, एज गुड बिलोंग्स टू यू, तुम भी उसी से बने हो। कितना खतरनाक बात बोला कि जिस कण से मैं बना हूँ उसी कण से। तो यदि मैं खुश हूँ तो मतलब लेखक ने सारे लोगों को एक बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया। नहीं, किसी को कोई दुख नहीं, किसी को कोई कष्ट नहीं। यदि एक खुश है तो बाकी सारे भी क्या? खुश है। नहीं आया समझ में? लेकिन इस नेचर को आप समझिए, लेखक ने बहुत बड़ी बात कही है जो प्रैक्टिकल लाइफ में उतना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे एक खूब आम है, आम का पेड़ है और बहुत ही उससे मीठा आम आते हैं, क्या ये गारंटी है कि उस आम के पेड़ से आने वाले हर आम का फल मीठा होगा? नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि उस पेड़ पे 100 फल आए, तो उससे कितने पेड़ बनने की संभावना है? क्योंकि 100 फलों में 100 गुठलियां होगी और गुठलियों से 100 आम के पौधे निकल सकते हैं।
तो क्या जो 100 नए आम के पौधे तैयार होंगे वो सारे के सारे पौधों से मीठा आम आएगा? जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? मतलब देखो यही बात है, इस चीज को समझना है। लेखक ने सबको एक समान कहा है लेकिन सबकी जिंदगी अलग अलग है। इस चीज को समझना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि हम लोग ऐसा मानते ही नहीं है, है ना? हम लोग ऐसा नहीं मानते। लेखक ने आगे एग्जाम्पल क्या कहा? बेटा बोला कि देखो जिंदगी को मस्ती में जीना है तो वो काम करो। बोले क्या करो भाई? तो आई लोफ। बोला कि मैं जो हूं बेटा क्या हूं बताओ? जैसा मन मेरा करेगा मैं वैसा ही रहूंगा। एंड इनवाइट माई सोल, और मैं सिर्फ किसकी सुनता हूं? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? नहीं समझ में आया? सबसे बड़ा रोग हम परेशान हैं इसीलिए। नहीं समझ में आ रहा है? मैं मोटा हूं इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम है, और उसको प्रॉब्लम है इसलिए मैं दौड़ रहा हूं। क्यों भाई? मुझे पतला होना है। बोलो। मेरा चेहरा जैसा है इससे हो सकता है मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको प्रॉब्लम है इसीलिए मैं इस पे खूब बादाम रगड़ रहा हूं। बोलो। तो हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं दूसरों की सुनने में। तो यदि तुम्हें मस्त रहना है, हमेशा खुश रहना है, तो किसकी सुनो? क्योंकि दुनिया तो अच्छे को भी अच्छा नहीं कह सकता है, क्योंकि कोई जो अच्छा है वो किसी के लिए क्या है? खराब है। कोई जो अच्छा है वो किसी के लिए खराब है, और कोई खराब है वो किसी के लिए, बोलो भाई। अब देखो सनी लियोनी किसी की फेवरेट है और सनी लियोनी किसी के लिए खराब है। बोलो गलत बोल रहे हैं? पवन सिंह को कोई पावर स्टार मानता है, पवन सिंह को कोई फुसफुसिया स्टार मानता है। आ रहा समझ में? तो इसीलिए तुम्हें खुश रहना है तो क्या करना है? खुद की सुनना है। और बेटा क्या कहा? आई लीन एंड लोफ एट माई ईज। सीज हो गया, ईज कहेंगे। बोले कि मैं एकदम आराम से रहता हूं। आई लीन और लोफ एट माई ईज, मैं अपनी सहूलियत के अनुसार रहता हूं। ऑब्जर्विंग, और बड़े ध्यान से देखता हूं। मतलब मैं एकदम जब घूमता हूं, भ्रमण करता हूं, तो मैं दुनिया को बड़े आराम से देखता हूं। और ऑब्जर्विंग, देखते देखते मैं ध्यान से देखता हूं। स्पीयर ऑफ समर ग्रास, उन घासों में मैं कुछ स्पीयर, गर्मी के कांटों का अनुभव करता हूं। अब जरा ध्यान से देखो, कांटे क्या है इस चीज को समझो। कांटा तो इसे तुम देखे हो ना भाई, गड़ गया। लेकिन ऐसे देखो, जैसे मैंने मान लो कि इसको एब्यूज कर दिया, गाली दे दी, और ये बात इसको बुरा लग गया, मतलब मेरा गाली देना इसको कांटे की तरह आ रहा समझ में? तो लेखक तो कहा कि क्या भाई मैं मनमौजी हूं, मैं अपने दिल की सुनता हूं। तो जब ये अपनी दिल की सुनता है तब कौन सी ऐसी बात है जो लेखक को कांटे की तरह? क्योंकि भाई यदि इसने मेरा गाली सुना, मेरे गाली पे ध्यान दिया, तभी ना इसको कांटे की तरह चुभा। और यदि इसने मेरे गाली पे ध्यान ही नहीं दिया तो इसको कांटे की तरह चुभेगा। तो लेखक ने कहा कि मैं तो क्या हूं? मनमौजी हूं, अपने दिल की सुनता हूं। तब फिर ऐसी कौन सी बात है जो लेखक को कांटे की तरह चुभती है? यही इस कविता का मुख्य सारांश है। आगे जाकर लेखक बताएगा कि कौन सी बात है जो उसे कांटे की तरह चुभती है। लेकिन अगले लाइन में वो फिर से कह रहा है सारे लोगों को कि देखो भाई, माई टोंग, मेरी जो जिह्वा है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का जो हर कण है, फॉर्म्ड, बना है, फ्रॉम दिस सोयल, इसी मिट्टी से, और दिस एयर, इसी, मतलब वो ये कहना चाहता है कि जिस मिट्टी, जिस हवा से मैं बना हूं, उसी मिट्टी उसी हवा से है। क्यों इस बात का कह रहा है कि बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, यहां पर जन्म दिया गया मुझे किसके द्वारा? मेरे माता पिता के द्वारा। बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स, और मेरे माता पिता को जन्म दिया गया, और कह रहा है द सेम, और यह प्रक्रिया क्या होती रही? मतलब उनके माता पिता को फिर जन्म दिया गया उनके माता पिता द्वारा। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और कह रहा है कि इस तरह सबके माता पिता जो है वो यहीं से आए हैं। मतलब सबके माता पिता जो है वो क्या है? अब मैं बोल दूंगा यहाँ पे कि भाई तुम सारे लोगों के माता पिता एक है। बोल नहीं सर, मेरे बाबूजी का नाम है रघु सिंह, उसके बाबूजी का नाम है प्रभु सिंह, एक कैसे हो गए? तो उस एग्जाम्पल को समझो कि एक आम का पेड़ है और उस एक आम के पेड़ पे 1000 फल है। 1000 फलों में 1000 गुठलियाँ है,
तो 1000 गुठलियों से 1000 आम के पौधे तैयार हो सकते हैं। तब बताओ वो 1000 जो नए पौधे तैयार हुए उन सब का माता पिता कितना? नहीं हुआ। हमारे मनुष्य जीवन का भी विकास इसी तरह से हुआ है। यदि आप समझेंगे मनुष्य जीवन के चक्र को तो आप देखेंगे कि पहले हम लोग होमोसेपियंस थे, आदि मानव। तो आदि मानव भी एक के बार 5000 नहीं हो गए होंगे, थोड़ा सा 1-2, फिर उनसे विकास हुआ और ये घटना चक्र क्या हुआ? चलते गया चलते गया चलते गया, और आज हजारों साल बाद, लाखों साल बाद हमारे पास इतने सारे लोग हैं। बोलो, ऐसे नहीं होते। देखो अब हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। अब क्या हुआ कि एक गांव है, उस एक गांव में एक माँ बाप रहते हैं, ठीक है। उस एक माँ बाप के 2 बच्चे जन्म लिए, दोनों की शादियाँ हुई, माँ बाप मर गए, तो फिर दोनों बच्चे की औरतें आपस में अलग हो गई। तो अब पहले उस गांव में एक घर था, लेकिन अब उस गांव में कितने घर हो गए? 2 घर हो गए। अब 2 घर हो गए, अब दोनों के 6-6 बच्चे हुए, दोनों भाई के 6-6 बच्चे हुए। तब 6-6 बच्चे अलग अलग घर बनाएंगे, तो अब घर कितने हो गए? 12। समझ में आ रहा है? अब हो सकता है कि उसमें से कोई अपना नाम लिख दे फलनवा यादव, कोई लिख दे फलनवा प्रसाद, कोई ढमकनवा पाड़े, कुछ भी नाम लिख दे, तो वो सारे लोग अलग अलग बनते गए कि नहीं? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ समझने के लिए। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारे माता पिता भी सेम है। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जो है वो एक ही है, और इन्होंने कहा कि मैं नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, अभी कितने साल का हूँ? इन परफेक्ट हेल्थ, लेकिन मेरा स्वास्थ्य जो है वो एकदम मस्त है, बहुत ठीक हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अब स्वस्थ होने का मतलब कह रहे हैं कि मेरा दिमाग जो है वो एकदम ठीक है, दिमाग में गलत विचार नहीं आते हैं। स्वस्थ होने का मतलब ये, स्वस्थ होने का मतलब मसल बनाना नहीं। मसल्स बना के लोग किसी का गला भी काट देते हैं, तो वो स्वस्थ है? स्वस्थ हेल्दी होने का मतलब नॉट फिजिकली बट मेंटली। बोले स्वस्थ हूँ और बिगिन शुरू करता हूँ, होपिंग आशा करना, उम्मीद करना, नॉट सीज टू सीज नॉट टिल डेथ, कि जब तक मैं मर ना जाऊं तब तक मैं स्वस्थ ही रहूंगा। मतलब जब तक मैं मर ना जाऊं तब तक मैं यही मानता रहूंगा कि सारे लोग जो है वो क्या है? एक है, बराबर है। मतलब ये विचार मेरा कभी भी बदलेगा नहीं। और अगले लाइन में कह रहे हैं कि क्रीड्स मतलब धर्म या धार्मिक मान्यताएं। स्कूल्स का मतलब क्या? विचारधारा। और एक बार लेखक ने कहा था, याद कीजिए, कि मैं जब आराम से घूमता हूं और कभी कभी देखता हूं तो मुझे कुछ कांटे चुभते हैं। याद आया? और वो कांटे लेखक को दिक्कत देते हैं और बोले वो कांटा कैसा कांटा है, और कैसा कांटा है, और कैसा कांटा है। और इसी वजह से हम सारे लोग बटे हैं। बताओ, यदि कुछ देर के लिए दुनिया में से धर्म निकाल दिया जाए, जाति निकाल दिया जाए, सब नस्ल निकाल दिया जाए, तो पूरे दुनिया में सिर्फ कौन बचेंगे? इंसान। फिर तो ये नहीं होगा कि तुम पाड़े हो तो तुम ऊपर बैठोगे, तुम जादू जी हो, तुम पता कुछ नहीं होगा। फिर तुम हिंदू हो, फिर मुस्लिम हो, कहाँ रह जाता है? बोलो। देखो, हम सामाजिक तौर पे इतने ज़्यादा बंटे हैं कि मान लो कि तुम हिंदू हो, तुम्हारे घर में शादी हो रहा है, तो शादी होगा और यदि बैंड बाजा नहीं आएगा तो ठीक लगेगा? और जो बैंड बाजा बजाने वाले ज़्यादा लोग होते हैं वो मुस्लिम धर्म के होते हैं ज़्यादातर। मैंने अपने देखा है, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा लोग होते हैं। उनके बाजा बजाने से तुम्हारे घर में शादी में रौनक आता है, तुम डांस करते हो, झलक दिखला जा, एक बार आजा। हाँ बोलो। उनके बाजा बजाने से तुम्हारे घर में एकदम माहौल बन गया। और फिर जब धर्म की बात आई तो तुम कहते हो मैं ये हूँ, और वो बोला मैं ये हूँ। क्या एक दूसरे के बिना किसी का काम चल सकता है? मैं गया था मंडी में, 2-3 दिन हुए, यहाँ आरा में, आर्यन देवी के आसपास लगता है, वहाँ पे मैं गया तो मैं ज़्यादातर देखा, मुझे अचार बनाना था, मम्मी बोली आम लेकर आना। तो जो आम बेच रहे थे भाई, उनका नाम था शौकत अली, है ना। तो वो आम बेच रहे थे, तो आम बेचते बेचते साथ में वो ऐसे डब्बा होता है ना, एक सब्जी जिसमें भर के आता है, तो 2 हंसुआ वो रखे थे, वो मेरा आम काट रहे थे, मैं उनके बगल में बैठ गया वहाँ पे, है ना। और मैं सच कहता हूँ, मैंने अपने लाइफ का 15 मिनट बहुत अच्छा वहाँ पे बिताया। और फिर मैं वहाँ पे बैठ के चश्मा लगाया था मैं, है ना, और वो भाई साहब आम काट रहे थे। तब जो भी वहाँ पे आता ना, तो वो उनसे आम नहीं पूछता, मुझसे पूछता, का भैया कैसे आम बा?
हमू कहीं 120 रुपये का 5 किलो। मतलब सारे लोग समझे, वो भी आदमी बड़ा एंजॉय किया, मैं भी किया, समझ में आ रहा है ना। फिर उसके आम आए, हमारे घर में बहुत अच्छे से पवित्रता से अचार बनाया गया। अचार बहुत पवित्रता से बनाया जाता है, अचार बनाया गया। अब उस अचार को सारे लोग खाए होंगे, मतलब सारे लोग खाएंगे जब भी ठीक हो जाएगा। तो बोलो यहाँ पे कोई धर्म नहीं आ रहा है? बोलो धर्म तो यहाँ पे भी आना चाहिए ना भाई। तो यहाँ पे कोई धर्म नहीं आ रहा है, तो सोचो कि धर्म और जाति तुमको कितने निचले स्तर तक बांट रही है। क्यों? ताकि तुम कमज़ोर हो सको और इसका फ़ायदा कोई और उठा सके। आया बात समझ में? नहीं आया समझ में? देख लो ये बात है। तो आगे देख लो बेटा, कह रहे कि यही जो कांटा है वो लेखक को चुभता है, इसी कांटे की वजह से सारे लोग जो है वो अलग अलग दिखते हैं। ग्रास बोला घासों में कांटा दिखता है, तो घास लोग हो गए, और उन लोगों में जो कांटा है वो धर्म की तरह है, जाति की तरह है, और वो धर्म और जाति ही उनको क्षति पहुंचाती है। लेखक कहता है कि क्या इन धर्म या जाति को थोड़ी देर के लिए हम लोग परे नहीं रख सकते हैं? रिटायरिंग बैक ऑफ वाइल्ड सॉफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। कह रहा है कि थोड़े देर के लिए आराम करके सोचो कि क्या ये धर्म और जाति ये पर्याप्त है, क्या इन्हें भुलाया नहीं जा सकता है? तो जरा सोचो, इनके बदले भी काम चल सकता है। और आई हार्बर फॉर गुड और बैड, कह रहा है कि मैं भला और बुरा दोनों को मानता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, और मैं हर खतरे के बारे में बोलने का साहस रखता हूँ। कह रहा है कि ये नहीं कि मैं सही को सही कहूँगा और गलत को गलत कहूँगा, मतलब जो गलत है, मतलब जो जाति धर्म गलत है उसको मैं हमेशा गलत कहूँगा। और कह रहा है नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, और इस काम को करने के लिए प्रकृति है बिना किसी बाधा के वो सच्ची ऊर्जा मुझ में देती है, और ये मैं हमेशा करते रहूँगा। मतलब लेखक इस कविता में ये समझा रहा है कि आपकी अपनी गीत तभी बनेगी जब आप अपने जीवन से धर्म जाति नाम के कांटे को निकाल कर फेंक देंगे। फिर आप भी अपने गीत को गाइएगा और आप भी कहिएगा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसको भी फटाफट हम लोग लगा लेते हैं। The poem of Song of Myself is written by Walt Whitman, who is known as the people's poet, who says every atom of blood, I celebrate myself and sing myself, is written by Walt Whitman. Is 37 years old. The poet is Song of Myself, sings for himself. आगे चलो। And what I assume you shall assume, किस कविता की लाइन है? Song of Myself. Walt Whitman belonged to USA. Works include Leaves of Grass and Drum Taps. Walt Whitman का सारा जो कार्य है वो Leaves of Grass और Drum Taps में है। और Whitman's poetry, all of which is collected in Every Atom of Blood is the line hoping to see not till death, किस कविता की लाइन है? Song of Myself. Walt Whitman was born in America in 1900 कितना है? 1890. I permit to speak at every hazard. Song of Walt Whitman worked as a volunteer nurse in who is known as the people's poet. Walt Whitman. कोई दिक्कत है? तो ये था आपका Song of Myself पोयम का पूरा एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। अगले बार जब मिलेंगे तो अगली कविता के बारे में जानेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा हो तो नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा और वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बोलो यार वेलकम। चलो सेव कर दो भाई।